नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर 2 में। आज हम बात करेंगे वीडियो के री एग्जाम के बारे में। टेस्ट प्रैक्टिस सेट है और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। शहद के, रेशम के, सेब के, लाख के। तो आपका राइट आंसर होगा शहद के। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन होता है। पीसी कल्चर की बात करें, पीसी कल्चर होता है व्यापारिक मत्स्य पालन। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन। और हार्टिकल्चर से फलों की कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनकी हाथी को। उर्वशी का स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो आपका राइट आंसर होगा डी, सोम और इस पेय का नामांकित देवता। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोमदेव का होता है, सोमदेव को समर्पित है। सोमदेव एक प्रसिद्ध पौधे का रस था। सोमदेव प्रसिद्ध एक पौधे का रस था जो हिमालय के सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सव पर होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिलाओं का साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। केरल की बता दें, केरल की साक्षरता दर 94% है। और यहाँ की केरल की पुरुष की बात करें, साक्षरता दर 96.1% है। और इस महिला की बात करें तो 92.1 केरल में स्त्री की साक्षरता दर है। वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 67.7% साक्षरता दर है टोटल। और जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 77.3% है। और स्त्री की बात करें, उत्तर प्रदेश में स्त्री की साक्षरता दर 59.1% है। वहीं बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में टोटल साक्षरता दर 91.3 है। मिजोरम में पुरुष की साक्षरता दर 93.3 है। और स्त्री की, मिजोरम में स्त्री की साक्षरता दर 87.9% है। मिजोरम में स्त्री की साक्षरता दर। बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में टोटल साक्षरता दर 78% है। गुजरात में पुरुष साक्षरता दर 85.2% है। और गुजरात में स्त्री की साक्षरता दर 70.7% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ, रोमिनदेई स्तंभ, कीन स्तंभ, बाबरू स्तंभ। तो आपका राइट आंसर होगा बाबरू स्तंभ। अशोक ने राजस्थान में बाबरू बैराट अभिलेख में स्वयं इस अभिलेख के अनुसार अगर बता दें आपको, अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न जो होते हैं, त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में, अंटार्कटिक में। तो आपका राइट आंसर होगा अंटार्कटिक में। अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण शोध स्टेशन है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। भारत में वर्तमान में मैत्री और भारती
2 स्टेशन कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? B.R. अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, रत गुप्तार। तो आपका राइट आंसर होगा पहला B.R. अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट नामक पत्र, अगर समाचार पत्र की बात करें तो इंडिपेंडेंट पत्र मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए शासन की मांग करते हुए निकाला था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंद पेशवर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली। दीवान मनीराम दत्त 1857 की क्रांति के नेता थे। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व अगर बता दें आपको, असम में दीवान मनीराम दत्त ने किया था। पेशवर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की थी। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ था और मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। परवाल भित्त है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इसकी लंबाई है 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर से अधिक है। कोरल रीफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटेग्यू। तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी को राजनीतिक फिरौती कहा था। ब्रिटिश वायसराय में बता दें, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी में गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। इनके शासनकाल में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। अब सौरमंडल अगर बता दें सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सौरमंडल है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। निहारिका जो है हाइड्रोजन गैस से बने बादलों का समूह है। यह सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, एन.जी. रंगा, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर होगा एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे। चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एम.जी. रंगा ने किया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। और चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जे.पी. कृपलानी आदि थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के
कुशल नेतृत्व में प्रभावित होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिकतम है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो आपका राइट आंसर होगा चेन्नई में। 2011 की जनगणना के अनुसार चेन्नई में लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात अधिकतम है। मुंबई की बता दें, मुंबई में लिंगानुपात 832 है। कोलकाता में 908 लिंगानुपात और चेन्नई में 989। वहीं दिल्ली की बात करें तो 868 लिंगानुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 275 सदस्य, जिनमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 252 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर संसद की बात करें हम, भारत की संसद 3 लोगों से चलती है, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तीनों लोग से मिलकर भारत की संसद चलती है। संसद की बात करें, संसद के निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। अब वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। 245 है राज्यसभा में। और इनमें 12 सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होते हैं। और शेष जो 233 सदस्य ये संघ इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। समिति का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। आप जानते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका है। और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो वास्तविक कार्यपालिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 252 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 252 में। अनुच्छेद 252 में संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। अगर इसके अनुसार बता दें, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है? तो आपका राइट, ये 3 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2.5 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1.5 एकड़ से कम भूमि वालों को। तो आपका राइट आंसर होगा 1 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है कृषि से,
चयनित आधारभूत उद्योग से, रक्षा से, लोह एवं इस्पात उद्योग से। तो आपका राइट आंसर होगा लोहा एवं इस्पात उद्योग से। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है कि ऐसे उद्योगों से जो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। इनके अंतर्गत बता दें आपको लोह इस्पात, दूरसंचार, शक्ति, सड़क, रेलवे आदि आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। ये श्वसन क्रिया में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? उसका गलनांक कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध कम होता है। तो आपका राइट आंसर होगा गलनांक कम होता है। आपका राइट आंसर होगा गलनांक कम होता है। ये विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह तांबा, टीन व शीशा की मिश्रित धातु बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ, आपको बता दें, इसमें परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम तथा प्रतिरोध भी कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति स्वीकृति आवश्यक है। जैसे धन विधेयक राज्यों की सीमाओं और क्षेत्रों नामों की परिवर्तित करने वाले विधेयकों और व्यापार वाणिज्य का पर प्रतिबंध लगाने के वाले विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। तो आपका राइट आंसर होगा लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। स्टेन और लोहे का क्रोमियम 18% और निकिल के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग अगर बता दें आपको बर्तन, साल्स, उपकरण बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है फ्लोरीन, कार्बन, सोडियम, फ्लोरीन। तो आपका राइट आंसर होगा डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक तत्व के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास का मुख्य कारण है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण। तो आपका राइट आंसर होगा डी, प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण किसे कहते हैं आपको बता दें। प्राकृतिक वरण है डार्विन के अनुसार जीव प्रकृति के अनुरूप बदल नहीं पाते हैं और
अनुकूल नहीं बन पाते हैं वे कालांतर में नष्ट हो जाते हैं। इसी को प्राकृतिक वरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो आपका राइट आंसर होगा वसा। भोजन के, और अगर बता दें आपको 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर वसा बता दें, वसा किस में पाई जाती है? वसा आपकी घी, तेल, दूध, मछली, दही, पनीर आदि में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झूमिंग कृषि करते हैं क्या? भोटिया, खासी, संथाल, टोढ़ा। तो आपका राइट आंसर होगा खांसी। आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ कर खेती करते हैं और उनके पश्चात वे आगे बढ़ जाते हैं। यह सर्वाधिक खासी जनजातियों में पाई जाती है और इनकी, जबकि उड़ीसा राज्य झूमिंग के सर्वाधिक प्रभावित है। उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है झूमिंग खासी जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? अंड, पुटिका, कार्पस, लुटियम, गर्भाशय। तो आपका राइट आंसर होगा पुटिका। सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है? बलुई दोमट, मटियारी दोमट, मटियार। तो आपका राइट आंसर होगा बलुई दोमट। बलुई दोमट सब्जियों की खेती के लिए, मृदा के लिए सर्वोत्तम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है? मटर, मेथी, परवल, खीरा। तो आपका राइट आंसर होगा मटर। मटर में 7.2% प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, आलू, जैट्रोफा। तो आपका राइट आंसर होगा जैट्रोफा बायोडीजल की फसल। इसको हिंदी में बोलते हैं जंगली में एरंडी और बंगरेड। और इसके बीजों में तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसमें 1.5 किलो जैट्रोफा में तेल 1 किलो बायोडीजल पैदा होता है। 1 किलोग्राम जैट्रोफा का जो तेल है बिना रिफाइंड किए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा। जय हिंद।